कीजिए, लिंक भेज दिए ग्रुप में दोनों में। चलिए तो ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? तो लास्ट क्लास में ये कर रहे थे कि अच्छा ये गेट का खुला हुआ है तो कुछ आ रहा है क्या चैट में? क्या आ रहा है? गुड इवनिंग। ओके। तो तो हम लोगों ने अभी यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये पार्ट, और अभी यहाँ पे हैं, लास्ट क्लास में यहाँ पे थे, ठीक है? चलो इसमें क्रैमर रूल मैं करा देता हूँ, फिर हम आते हैं उस पर, ठीक है ना? तो क्रैमर रूल, और इधर ये बचा हुआ है पार्टीशन। तो पार्टीशनिंग बहुत इजी है। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक्चुअली वो पार्टीशन ही है ना? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक पूरा मैट्रिक्स के दो पार्टीशन हमने किए हुए हैं, एक ए है और एक बी है ना? तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप पार्टीशन मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से है। तो पहले क्रैमर्स रूल पे आते हैं। ये क्या है क्रैमर्स रूल? बताइए जी। तो जिन लोग ऑलरेडी आइडिया है कि क्रैमर्स रूल क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है सिस्टम सॉल्व करने में, कोई बताओ। क्रैमर रूल को डिफाइन कैसे करते हो? क्या कहता है ये? कोई बताओ, पता तो होगा, बहुत इजी है ना? तो लोअर क्लास में भी पढ़ते थे हम लोग, 11th 12th क्लास में भी कुछ जगह बताया जाता है, JEE जब पढ़ते हैं उसमें भी बताया जाता है ये कि हाउ टू सॉल्व। तो ये हम्म क्या होता है होमोजीनियस के लिए? क्या होता है? ओके। तो ये तो वो बहुत इजी है, मेनली इसका यूज़ होता है सिस्टम को सॉल्व करने में। तो ये सिर्फ n क्रॉस n मैट्रिक्स में वैलिड। हमने कहा था जैसे लास्ट क्लास में कि ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे A i j, सो m क्रॉस n, है ना? तो ये क्रैमर्स रूल इस तरह के सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है ना? मान लो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मान लो आपके पास ये है और एक्स वाई, जो मैं लिखता था कि एक्स आई, जो हम क्या लिखते थे कि n इक्वेशंस हैं n×1, बी है बी आईज, और ये है आपके पास m×1। तो इसके लिए क्रैमर रूल नहीं लगा सकते हम, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के लिए ही डिफाइंड है। तो ये सिस्टम हमारे पास है ax इज इक्वल टू बी, और मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x का x1 x2 x3 xn। तो ये वैलिड नहीं होगा, तो इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्क्वायर वैसे सिस्टम के लिए डिफाइंड है कि सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस एंड n अननोन्स। तो ए एन क्रॉस इन की मैट्रिक्स होगी, सो n इक्वेशंस होगी और n अननोन्स होगा, ठीक है? तो ये n×n, तो यहाँ पे है ना, दिस इज सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस एंड n अननोन्स, ठीक है? n इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, सिंपल। तो इसमें क्या होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे
और सिस्टम क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, लेट्स से आपके पास ये पूरा सिस्टम अगर लिखता हूँ मैं तो ऐसा होगा। अगर इस सिस्टम को आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये a11 x1 a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर इसी तरह से आगे आप लिखेंगे तो a21 x1 a22 x2 a2n xn इज इक्वल टू b2, यानी ये चलता जाएगा an1 x1 an2 x2 ann xn इज इक्वल टू bn, ठीक है। तो ये आपके पास n इक्वेशन और n अननोन्स हैं, क्योंकि यही सिस्टम है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है और ये हमने इसको ओपन करके इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, n इक्वेशन n अननोन्स है। तो इसमें होगा क्या, हम लोग डेल्टा जो लेते हैं, ये जो डेल्टा होगा ये डिटर्मिनेंट a होगा। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे a11 a12 अप टू a1n, फिर a21 a22 a2n चलता रहेगा an1 an2 और यहाँ से आ जाएगा ann। ये आपके पास डिटर्मिनेंट डेल्टा है, तो डिटर्मिनेंट ए का है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा है कि ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगी, ठीक है ना। तो ये है, बाकी इसमें क्या होता है, सो वी नो दैट, तो अगर है ना डिटर्मिनेंट ए जिसका नाम मैंने डेल्टा दिया है, सो अगर ऐसा हुआ इफ़ दिस इज़ नॉन जीरो देन, है ना, इफ़ एंड ओनली इफ होता है, हालांकि ये लास्ट क्लास में लिखा भी था, ax इज इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सो इसके पास एक ही सॉल्यूशन आएगी, ठीक है ना। तो ये इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो वो यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, है ना, इस मेथड से मेनली है कि सॉल्यूशन क्या है। जैसे पीछे वाला थ्योरम बता रहा था कि किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगी, किस कंडीशन में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगी और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगी। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 xn। तो जनरली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जनरली रहता है, 4 भी हो सकता है तो उसके हिसाब से एक्सपैंड करना पड़ेगा, 2 भी हो सकते हैं। तो जैसे तो यहाँ हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे डेल्टा वन। सो डेल्टा वन क्या होगा, तो ये जो डेल्टा वन होगा ये फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे बी वैक्टर से। ये जो बी वैक्टर था ना हमारे पास, बी क्या है, ये आपका बी वैक्टर है, दिस इज अ वैक्टर बी। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ए डिटर्मिनेंट ए का या ए मैट्रिक्स का, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी वैक्टर से। तो मैं इन जनरल डिफाइन कर देता हूँ कि मान लो ऐसा है, सो वी डिफाइन, हमने इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, डेल्टा आई जैसे है, ये डेल्टा है, ठीक है ना, हम डेल्टा आई डिफाइन कर रहे हैं एज अ डिटर्मिनेंट obtained from delta by replacing ith कॉलम, ठीक है ना। जो ith कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बी वैक्टर से, है ना, बाई वैक्टर बी। तो जो भी कॉलम वैक्टर है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स को वैक्टर बोलेंगे, सो या कॉलम मैट्रिक्स बी, सो है ना, बाई बी लिख सकते हो। तो ये जो बी वैक्टर था उससे हम रिप्लेस कर देंगे इसके ith कॉलम को। जैसे आपको समझ आ रहा होगा, डेल्टा वन का मतलब होगा, डेल्टा वन होगा डिटर्मिनेंट जब हम फर्स्ट कॉलम को हटा के बी वैक्टर रख देंगे, डेल्टा टू होगा जब सेकेंड कॉलम को हटा के हम बी वैक्टर रख देंगे, डेल्टा थ्री होगा थर्ड कॉलम हटा के बी वैक्टर रख देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा एन आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो उस केस में गारंटी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर डेल्टा की वैल्यू जैसे नॉन जीरो, सॉरी मैंने क्या जीरो बोल दिया, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगी, तो उस केस में सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है एक्स वैक्टर है ना, हमने एक्स वैक्टर क्या लिया हुआ है, जो बी वैक्टर है ये है b1 b2 अप टू bn। ये जो x है मेरे पास ये है x1 x2 xn, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि
तो जो वैल्यू आएगी x की, एक्स आई की, तो मान लो ऐसा है, इफ ये आपका डेल्टा नॉन जीरो है, देन वैल्यूज ऑफ एक्स आई आर गिवन बाय, तो उसकी वैल्यू सिंपली एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो सिंपली हो जाएगी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ये आपको समझ आ रहा है? सो मतलब एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, एंड सो ऑन। तो डेल्टा नॉन जीरो है तो गारंटी है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, और ये भी गारंटी है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो इससे हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को डाउट है इसमें अभी जो लिखा हमने? तो ये n इक्वेशन n अननोन्स होंगे तभी वैलिड है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, आसान सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम मान लो मैं 2 × 2 से लिखूं अभी के लिए, मान लो x + y = 2, x - y = 1, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो इसको अगर हम सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ जो a मेरे पास होगा वो आएगा 1 1 1 -1, b जो है हमारे पास वो है 2 1, और x जो हमारे पास आता है वो होता है x, y, ठीक है ना। तो ये x वैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ x वैक्टर लिख देता हूँ। तो ये b वैक्टर मान लो इस तरह से, तो नीचे लाइन लगा रहा हूँ मतलब वेक्टर है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ax = b, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा जो कि डिटर्मिनेंट a है, तो 1 1 1 -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका -2, जो कि नॉन जीरो है। तो ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन के लिए आप x, तो वहाँ x1 x2 जो मैं लिख रहा था अभी वो xy है, x इज x1 एंड y इज x2, ऐसा समझ लो। या x1 x2 में लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, अगर आपको वैसे लिखना हो x1 x2 में, तो यहाँ पे x1 और ये x2 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में तो x1 की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, तो क्वेश्चन है डेल्टा वन क्या है। सो डेल्टा वन की वैल्यू क्या है? सो ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा वन की वैल्यू देखेंगे। सो डेल्टा वन हमने क्या कहा था, ये एक डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम को हटा के आप बी को रिप्लेस कर देंगे। तो 1 1 को हटा के 2 1 रख देंगे, 1 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 -1, ठीक है, तो -3। और डेल्टा टू की इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे आप। सो डेल्टा टू आपके पास क्या है? डेल्टा टू जस्ट सेकेंड कॉलम को हटा के इसमें सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे आप 2 1 से, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़। तो यहाँ से आपका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या फ़ायदा है? तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आ गई वो होगी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, जो कि आ जाएगी, देख लो डेल्टा वन कितना है, -3 अपॉन -2, सो ये 3/2 हो गया। एंड x2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? x2 की वैल्यू है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, सो डेल्टा टू कितना है, -1 अपॉन -2, मतलब 1/2। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये उसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। आप चेक करके देखिए सेटिस्फाई कर रही है, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगला एक 3 × 3 का एक ट्राई कर लो, जैसे मैं देखता हूँ कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया क्या। ग्रामर रूल डायरेक्टली लिख के तो नहीं आता एग्जाम में जनरली, देखता हूँ फिर भी कोई है क्या। तो अरे यार इसका अलग ही प्रॉब्लम है। जो तुम्हें क्वेश्चन देखता हूँ, रुको।
अभी रुको, अभी पहले इसको टॉपिक कर लेते हैं, अभी डाउट बीच में नहीं होगा। डाउट एंड में होगा या डाउट क्लास में होगा, ठीक है ना। डाउट क्लास ज्वाइन करो, रात को डाउट क्लास होती है ना, 11:30 12:30 जनरली होती है, डिलीट हो जाता है तो ये है। अरे यार इसको छोड़ो, ऐसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो जैसे मान लो अब मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ सिंपली, मान लो ये सिंपल है, ऐसे कुछ भी लिख सकता था मैं, लेकिन आसान वाला मान लो ये है। एक बार चेक करो इसमें क्या आएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल के हिसाब से क्या आंसर आएगा, इसको अप्लाई करके देखो, क्रैमर्स रूल। हम्म 310, बाकी लोग। ये ऑप्शन ए है। अपना ट्राई कीजिए, आप लोग क्रैमर रूल को ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा। ऐसे किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, क्रैमर रूल लगा लो, आंसर तो सेम ही आना है। बट अभी प्रैक्टिस करके देखो क्रैमर रूल समझ आया कि नहीं। डेल्टा निकालो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू देगी। बोलो भाई। इनकंसिस्टेंट हो गया ये, कैसे? एक तो आप ठीक से सॉल्व करके नहीं आंसर बता दे, तुक्का लगाते रहते हैं। अभी आंसर बता रहे, इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं। ठीक से सोच के बताइए ना, आराम से टाइम लेके। उससे क्या बाकी बच्चे गुमराह होंगे, जो बच्चे सही कर रहे होंगे आपके चक्कर में वो छोड़ देंगे। सोच के जो तरीका है वो तरीका लगाइए। जैसे ये हमने कहा कि ये है
सो डेल्टा निकाल लो, डेल्टा फर्स्ट कॉलम को बी से रिप्लेस कर दो, फिर सेकेंड कॉलम को बी से, थर्ड कॉलम को बी से, इस तरीके से। तो ये डेल्टा वन डेल्टा थ्री आ जाएगा। उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन निकाल, एक्स वन डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, एक्स टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, ये चीज़ है। अगर कोई लॉजिकली ठीक से सॉल्व करेगा तो क्यों आंसर बार बार चेंज होगा? आंसर तो एक ही होगा ना, चेंज थोड़ी होगा। ये डेल्टा है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल्टा वन लिखेंगे तो जस्ट फर्स्ट कॉलम को हटा के हम लोग ये रख देंगे 2 4 2, फिर रहेगा ये जी 2 0 0। ओके, बाकी लोग देखो, अभी किसी ने इनकंसिस्टेंट भी कहा था, तो चेक कर लो एक बारी। ये कह रहे हैं आप? ओके, तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट कॉलम हटा के हम ये रख देंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक, डेल्टा टू जो होगा हमारा, उसमें वही है कि सेकेंड कॉलम को हम बी रख देंगे 2 4 2, और बाकी एज इट इज रहेगी। और यहाँ से ये हो गया। फिर डेल्टा थ्री जब हम लिख रहे होंगे, सो डेल्टा थ्री में थर्ड कॉलम को हटा के हम लोग बी मैट्रिक्स बी वैक्टर यूज कर लेंगे। सो 2 4 2, बाकी एज इट इज रहेगा। तो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है ना, नन लिख दो या नोटा लिख दो, ये है। तो ठीक है, तो अब यहाँ देखो, डेल्टा थ्री हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मल्टीपल है ना। तो डेल्टा थ्री की वैल्यू आनी है 0। डेल्टा टू भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ है मल्टीपल। तो जब आपको पता है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, सो ये भी 0 हो गई। अब यहाँ से डेल्टा वन देखेंगे तो इसको ओपन करना, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा सबका, ज़्यादातर लोग यही आ रहा है। सो सिंपल यहाँ पे क्या है, अब इसको एक्सपैंड कीजिए। डेल्टा वन कितना आया जिन लोगों ने सॉल्व किए? सॉल्व यही है या अलग अलग है? और ये डेल्टा कितना आया? तो इस लॉजिक के हिसाब से -6 आना चाहिए। चेक करो भाई, या मैं सॉल्व करूं, मतलब ये डिटरमिनेंट निकाल पाओगे तुम लोग या मुझे निकालना पड़ेगा? तो ये कितना, डेल कितना आ रहा है, मतलब यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्स। ये -7, तो ये कितना है? बाकी लोग चेक कर लो। अब ये डिटर्मिनेंट भी तुम लोग ठीक से नहीं निकाल पा रहे, जो बच्चे गलत कर रहे हैं। कैलकुलेशन ठीक से करो ना। अरे भाई, अब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट तो निकाल, चेक करो भाई, चेक करो कैलकुलेशन जिन लोगों का है, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, केयरफुली कैलकुलेशन करो ठीक से। हम्म, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम सेपरेटली कैलकुलेट करके देखो ना, ऐसे तो गेस थोड़ी करना है। तुम कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, जो आंसर आएगा वही सही होगा ना। कि ऐसे थोड़ी कि वो हो रहा है तो ऐसे ही होगा, तुम कैलकुलेट करो खुद से। ऐसे भी यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, है ना। यस, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से 2 निकाल लो। तो फर्स्ट कॉलम से अगर तुम 2 कॉमन ले लोगे तो ये 1 2 है ना, यही बन जाएगा, डेल ही बन जाएगा। सही कह रहे हैं ना। तो बस कैलकुलेट कर दो, वो ऑब्वियसली यहाँ 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 टाइम डेल हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ गया। अब सिंपली हमें पता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो होगी डेल्टा अपॉन डेल्टा वन। तो ये हो गया, है ना, ये कैपिटल डेल्टा है। तो यहाँ से आपके पास उल्टा लिख दिया ना, तो
ये डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। y की वैल्यू है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, है ना, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ये ज़ीरो, है ना। तो मान लो ये बेसिक से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे भी सॉल्व करो यही आंसर आता। तुम एलिमिनेशन कर दो वेरिएबल का तब भी हो जाए कोई भी तरीके से, फिर भी इतना घुमा तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए था। तुम तो सॉल्व कर लोगे ना। सो फर्दर क्या है, आगे अगर देखोगे तो मेनली इसका यूज तो तभी है जब आप एक्चुअली मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। बट आगे इसका एक्सटेंशन भी है, अगर चाहो तो यूज करना चाहो तो एक्सटेंशन क्या है। तो अभी हमने क्या देखा है, अगर मैं थ्योरम लिखूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कल हमने है ना दो तरीके लिखे थे, तो रैंक वाला तरीका लिखा था, n क्रॉस n था, तो डिटर्मिनेंट वाला तरीका लिखा था। अब उसी को अगर आप इसको क्रैमर रूल के हेल्प से लिखोगे, है ना, तो उसको हम मतलब एडजॉइंट वाला तरीका लिखा था ना, कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट जीरो है और एडजॉइंट a इंटू बी भी जीरो है, दोनों जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। डिटर्मिनेंट a जीरो है, एडजॉइंट a इंटू बी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन था। तो वैसे यहाँ भी बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ax बराबर बी एक सिस्टम है, ए कोई n क्रॉस n सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और तो हमें मेनली सिस्टम दिया होगा, हमें चेक करना होगा इसमें नहीं। और n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ये, और आपके पास x जो है ये एक्स आई है, कब ये n क्रॉस n है, b है बी आई, और ये भी n क्रॉस n है। तो यहाँ से बताओ भाई तो क्या होगा, पहला है इफ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जिसका नाम हमने डेल्टा रखा था ये नॉन ज़ीरो है, तो इसकी गारंटी है यूनिक सॉल्यूशन होगी। और वो हमने कैलकुलेट भी किया क्या होगी। सो ये देखा कि जो एक्स आई की वैल्यू होगी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा होगी फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू n, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, अब मान लो ऐसा हुआ अगर डिटर्मिनेंट ए जो कि डेल्टा है ज़ीरो है, एंड अब क्या कंडीशन आएगा जहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब हो सकता है कि क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, मान लो सब जीरो आ गया, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब जीरो है, तो क्या होगा। नहीं नहीं बी एन क्रॉस एन, अच्छा मैंने एन क्रॉस वन गलती से लिख दिया, एन क्रॉस वन है ना, ठीक है एन क्रॉस वन। तो इन्फिनाइट गारंटी कब देगा। हम्म हाँ वो तो हमने कल लिखा था, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी जीरो हो। हाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के टर्म में हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। हमने इस वाले थ्योरी को हम एक्सटेंड करते हैं कि ये जो डेल्टा आई है ये ith कॉलम को एक्सपैंड किया तो क्या होता है। अच्छा एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको मैं, फिर मैं थ्योरी पे आता हूँ। देखिए जैसे हमने अभी एक बेसिक सा एग्जांपल लिखा था कुछ देर पहले कि x प्लस वाई टू रखा था, x माइनस वाई हमने वन रखा था, यहाँ जो डेल्टा आया था वो नॉन जीरो आया था, ये हमने भी सॉल्व किए थे तो एक्स वाई निकाले थे। दूसरा जैसे मान लो x प्लस वाई टू है और x प्लस वाई वन है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ डेल्टा क्या है 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। डेल्टा वन यहाँ से आप निकालेंगे, सो होगा 1 1 2 1, सॉरी डेल्टा वन है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 1 1 1 यही ना, तो ये आ जाएगा 1। डेल्टा टू हमारे पास क्या है, यहाँ से आ गया 1 1 2 1, तो ये कितना आ गया यहाँ से कि ये भी आ जाएगा माइनस, है ना 1 - 2 - 1 आ गया। यहाँ गलत लिख दिया प्लस वन है ना ये, ठीक है ना, हाँ ये प्लस वन इक्वल टू है, तो प्लस वन और ये माइनस वन, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है आप यहाँ देखेंगे तो इसमें एक्चुअली नो सॉल्यूशन है ना, यहाँ क्या था यूनिक सॉल्यूशन था। सो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। आगे अगर आप देखेंगे मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि x प्लस वाई इज टू एंड 2x प्लस 2y इज 4, यहाँ आप डेल्टा निकालेंगे
1122 0 आएगा। डेल्टा 1 निकालेंगे 2412, ये भी 0 आएगा आपका। डेल्टा 2 निकालेंगे सो 1224, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, सब 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तो इसमें अगर हम बोलें कि सारे कोएफिशिएंट को अगर मैं 0 ले लेता तो तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, है ना। है ना, सारे 0 हो जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। और डेल्टा 0 हो और इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ गया तो, और यहाँ पे अगर सारे 0 हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ जो कंडीशन है आई थिंक, तो ये बनती है कि ये 0 है, डेल्टा आई 0 है फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3 अप टू n। यहाँ पे हालांकि जो रूल दे रखा है इन्होंने कि सब 0 है लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए आई इज नॉट इक्वल 0। साथ में एक और कंडीशन कहता है कि ये भी ज़रूरी है कि कम से कम एक कोएफिशिएंट नॉन जीरो, है ना, वरना तो मान लो ऐसा होता 0x+0y बराबर 1 और 0x+0y बराबर 2, तो यहाँ अगर डेल्टा निकालोगे सो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा 1 निकालोगे 0 0, है ना, डेल्टा 1 में क्या करोगे 1 2 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। डेल्टा 2 निकालोगे 0 0 1 2, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ सब 0 है लेकिन इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन है ना, चेक करो। तो यहाँ भी सब 0 है लेकिन सिस्टम के पास क्या है, नो सॉल्यूशन है। यहाँ भी सब 0 है लेकिन सिस्टम के पास क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या लगना है यहाँ पे, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ऐसा इसीलिए है कि इसमें अगर सब 0 हो, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा n सब 0 है, लेकिन मैट्रिक्स ए नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो मैट्रिक्स ए अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो गारंटी है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो गई, तो ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है इसलिए इसके पास नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ एक कंडीशन ये है कि डिटर्मिनांट ए का 0 है, ठीक है ना, और डेल्टा आई सारे 0 है, एंड एक और रेस्ट्रिक्शन है, एंड ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके एटलीस्ट वन एंट्री होंगे वो नॉन जीरो होंगे तब। सो ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स देन ये वो जो सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनांट ए का 0 है, मतलब डेल्टा 0 है, ठीक है, सो इफ डेल्टा इज 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ, तो मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा आई इज नॉन जीरो फॉर सम आई, है ना, विच इज 1 टू अप टू n। सम मतलब एटलीस्ट वन, है ना, यहाँ जो सम लिख रहा हूँ मैं इसका मतलब एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू आई की होगी जिसके लिए डेल्टा आई नॉन जीरो होगा। तो उस केस में क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। देन जो सिस्टम होगी, तो आप लोग डिफरेंट एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। तो ये रिजल्ट है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो मेनली हमने तीन रूल लिखे, रैंक का भी तीन डेफिनेशन देखा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए भी तीन रूल हमने देखे। एक तो था थ्रू रैंक, दूसरा था थ्रू डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट, तीसरा था ये क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ, तो ये है, आप अप्लाई कर सकते हो किसी मैट्रिक्स पे, तो इसको भी अप्लाई किया जा सकता है।
ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल कुछ दे के आपको समझाया, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, नो सॉल्यूशन था। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगर सारे जीरो हो जाते तो क्या होता, अगर मैं सब जीरो लेता फिर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता ना, मतलब यहाँ भी मैं जीरो जीरो लेता तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता, ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी अब आते हैं जरा पार्टीशन मैट्रिक्स पे। सो ये पार्टीशन मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, लेट्स से, है ना। अच्छा, अभी हमने ए एक्स बराबर बी का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे थे, वो एक्चुअली एक मैट्रिक्स है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे अभी मैं लिखता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ऐसा है सब अभी। तो अभी के लिए आपने अगर मान लो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स का पार्टीशन किया आपने, कितने मैट्रिक्स में, टू मैट्रिक्स में। जैसे इसका नाम अभी के लिए मैं बी रख देता हूँ, है ना, या आप चाहो तो इसको बी रखो पहले से, है ना। सो लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स बी, है ना, और यहाँ हमने ए रख दिया और इसका नाम कुछ रख दो, सी रख दो, तो इस तरह से सी मैट्रिक्स है। सो हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स बी का पार्टीशन किया टू मैट्रिक्स में, तो है ना, बी, इसको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। तो जो ए एंड सी है उसको बोलेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी। सो ए ब्लॉक्स है एक्चुअली, ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ दिस। अब चाहो तो और भी पार्टीशन, जरूरी नहीं कि यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी में हम और भी पार्ट कर सकते थे। सो वी कैन राइट फर्दर, बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 9 10 11 12, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो अभी क्या किया मैंने, इस बी मैट्रिक्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो चलो ऐसा लिख देता हूँ, B1 B2 B3 B4। तो ये जो B1 B2 B3, B1 मैट्रिक्स ये है, B2 वाला इसका मैट्रिक्स होगा, B3 ये मैट्रिक्स है, एंड B4 ये मैट्रिक्स है, और इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक मैट्रिक्स है। ये जो हेयर, तो यहाँ पे जो B1 B2 B3 B4 है, हालांकि इस पर डायरेक्ट कोई अभी तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। तो B1 B2 B3 B4, क्योंकि जो हम अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बता ही रहे, मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बना रहे हैं वो एक लार्ज मैट्रिक्स जिसके ब्लॉक्स, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी का सिस्टम है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, तो एक पार्टीशन मैट्रिक्स एक्चुअली जिसमें दो पार्ट्स है, ब्लॉक्स है समझो, है ना, दो ब्लॉक है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ जैसे चार ब्लॉक्स हैं, यहाँ टू ब्लॉक है, ए एंड सी। सो हेयर B1 B2 B3 B4 आर ब्लॉक मैट्रिसेस। तो इसको मैं यूज़ करूँगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, या जब हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल रहे होंगे तो उसमें यूज़ करते, जब मैट्रिक्स बहुत लार्ज है, मान लो 4x4 की है, और उसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है या मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम ब्लॉक मैट्रिक्स की हेल्प से भी डिसाइड कर सकते हैं। सो B1 B2 B, हाँ यस, जॉर्डन ब्लॉक जो आप पढ़ते हैं, हाँ जॉर्डन ब्लॉक जो कि हम लोग वहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है, यस। तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉक क्या बनाते हैं, हाँ इससे ही रिलेटेड है वो ब्लॉक जो है, ठीक है ना। वहाँ भी आप देखते हैं एग्जैक्टली सेम है। तो जो जॉर्डन ब्लॉक है वो एक्चुअली वहाँ पे, अगर जिन लोगों को याद हो, जॉर्डन ब्लॉक हालांकि जैम सिलेबस में नहीं है, गेट सिलेबस में है, तो उसमें भी यही करते हैं, आप अगर याद हो तो वहाँ हम देखते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसके हिसाब से, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे, तो एग्जैक्टली जो जॉर्डन ब्लॉक है वो इसी पे बेस्ड है। तो वो एक मैट्रिक्स है जिसका हम पार्टीशन करते हैं इनटू ब्लॉक्स। तो वो ब्लॉक्स, जॉर्डन ब्लॉक्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है ना, जैसे आप जो कह रहे हो मैं एक बना के दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4, है ना, या 1 1 1 1, या बेटर है इसको मैं, चलो अभी के लिए, तो एक मैट्रिक्स जिसके मान लो यहाँ पे है ना, आगे 1 है 1 है, यहाँ 1 है, सो आगे होगा 0 0 0, क्या करूँ, यहाँ 1 रखा हुआ है ना,
एक तो मुझे समझ नहीं कितना बना रहा हूँ मैं, 0, तो ये यहाँ पे इस तरह से है ना। तो ये एक जॉर्डन मैट्रिक्स है, ये जॉर्डन ब्लॉक है ना। तो जॉर्डन मैट्रिक्स, इसको ब्लॉक में ब्रेक कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं ब्लॉक बनाऊंगा फिर, तो उसके हिसाब से ये इस तरह से ब्लॉक बना सकते हो। चलो इसको मैं 0 कर देता हूँ अभी के लिए। ये दूसरा ब्लॉक है। तो जिन लोग ऑलरेडी आइडिया जो पूछ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये भी है ना, तो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, दूसरा जॉर्डन ब्लॉक है, और बाकी ये जो ब्लॉक बचे, तो आप समझो ऐसा पार्टीशन करते हैं। तो जो हम मैट्रिक्स को जब हम जॉर्डन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से पार्टीशन करते हैं ना। तो ये ऐसा हो गया कि ये ए मैट्रिक्स जो है सो ये जो ए मैट्रिक्स है आपका, इसने डिवाइड हो गया, है ना। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही है, तो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, ये भी एक जॉर्डन ब्लॉक है। जॉर्डन ब्लॉक हमें जैम में पढ़ना नहीं है, उसका कंडीशन ये होता है कि एक डायगोनल पे है ना आइगन वैल्यू होती है, उसके ऊपर एक एलिमेंट 1 होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जॉर्डन ब्लॉक का। तो ये कुछ ऐसा हो गया, मान लो B1 0 0 B1, हालांकि सेम ही है दोनों ब्लॉक, या B2 लिखना चाहो B2 लिख सकते हो। तो ये इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स का पार्टीशन किया 4 ब्लॉक मैट्रिसेस में। तो यहाँ पे B1 एक ब्लॉक है, 0 मैट्रिक्स दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है। तो ये जो B1 B2 ब्लॉक है उसको जॉर्डन ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि जॉर्डन एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लॉक है, या जॉर्डन मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं इसके बेस पे वहां पे भी हम देखते हैं, तो वो एक्चुअली ए का पार्टीशन कर रहे हैं इनटू ब्लॉक मैट्रिसेस। तो ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसका यूज क्या है, जैसे अगर दो पार्टीशन मैट्रिक्स को हमारा ऐड करे, लेकिन एडिशन डिफाइंड होनी चाहिए। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो जब आप दो पार्टीशन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो जो ब्लॉक्स है, करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स है, उसके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये पार्टीशन मैट्रिक्स का मीनिंग है। जैसे आगे आप देखेंगे, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, है ना। इसका मिनिमल पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, इसका मिनिमल निकाल सकते हैं। बाद में देखें इन दोनों का जीसीडी लेंगे, जीसीडी या एचसीएफ, तो वो इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलीनोमियल आ जाएगा, जो कि आगे आएगा इसी में। तो इस तरह से है। तो इसका यूज आगे देखेंगे। बाकी और क्या एप्लीकेशन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी है, इन्वर्स भी है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी बस आपको जानने की ज़रूरत है कि ये पार्टीशन मैट्रिक्स होता क्या है। तो पार्टीशन ये एक है ना, बी एक मैट्रिक्स है जिसको हमने पार्टीशन किया 4 मैट्रिक्स में। यहाँ बी एक मैट्रिक्स है जिसको पार्टीशन किया हमने 2 मैट्रिक्स में। यहाँ भी मैंने ए मैट्रिक्स को पार्टीशन किया 4 मैट्रिक्स में, यहाँ ना। तो इस तरह से आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो ऐसे कर पाएंगे नहीं। इसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा, आइदर यू कैन ड्रॉ रो और अ कॉलम। ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, 3 पार्ट में ऐसा कर सकते हैं आप। ए अगर डिवाइड तो कर ही सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा A1 A2 A3, आपको याद होगा मैं जब कॉलम को लिख रहा था, तो मैंने एक मैट्रिक्स कॉल, इसका नाम है ना A1 A2 A3 दिया, तो ये A1 A2 A3 हो गया इस तरीके से। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? वो कोई ऐसा रूल नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पार्टीशन जैसे यहाँ पे हमने लाइन, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम क्यों लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ऑगमेंटेड ना, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, ये होता है ना ए ऑगमेंटेड बी में। तो ये तो अपने हिसाब से कि तुम्हें कितने पार्ट में पार्टीशन करना, उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइन यही ड्रॉ करना है। ये पार्ट ब्रेकर, यहाँ हमने इसको पार्टीशन किया, तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, इधर इधर, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया मैट्रिक्स। तुम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना है। लेकिन डिपेंड करता है तुम्हें, अगर जैसे यहाँ पे 4x4 था, अगर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए तो मुझे इस तरह से पार्टीशन करना पड़ेगा। ये है, तो वो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे हम लिखते हैं ना ए ऑगमेंटेड बी, जब लिख रहे थे, सो मान लो ये मैट्रिक्स बी है आपका, है ना। तो यहाँ पे ये ए है, ए जो भी मैट्रिक्स रहा होगा, और यहाँ पे ये होता है, यहाँ ए आई जे होता है, यहाँ बी आईज होते हैं। तो ये भी एक पार्टीशन मैट्रिक्स है, जिसका एक पार्ट मैट्रिक्स ए है, दूसरा पार्ट मैट्रिक्स बी है, तो ये भी एक पार्टीशन मैट्रिक्स है। अब इसमें होता क्या है, पार्टीशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है। जैसे मैं अगर बोलूँ तुम्हें कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका पार्टीशन किया B1 B2
B3 B4। अब अगर मान लो कि A1 B1 का ऑर्डर सेम है, A2 B2 का ऑर्डर सेम है, A3 B3 का ऑर्डर सेम है और A4 B4 का ऑर्डर सेम है, इनफैक्ट दोनों का ऑर्डर सेम है, मान लो n क्रॉस n है, ये भी n क्रॉस n है, और AIs और BIs का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। सो इस तरह से है। तो आप if AI and BI are of same order, यहाँ पे आप m क्रॉस है ना, यहाँ चाहो तो m क्रॉस n भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि तो ऐड हम दो मैट्रिक्स को तभी कर पाएंगे जब उसका ऑर्डर इक्वल होगा, और पार्ट जो ब्लॉक मैट्रिक्सेस हैं वो भी तभी ऐड हो पाएंगे जब उसका ऑर्डर इक्वल रहेगा। तो अगर आप ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आर सेम ऑर्डर, सो इफ ए आईज एंड बी आईज आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, जो ए प्लस बी मैट्रिक्स है वो सिंपली आप ऐड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड कर पाएंगे, इसे ब्लॉक मैट्रिक्स, ये नया मैट्रिक्स आ गया। अब इसके पास भी ब्लॉक है ना, तो ये जैसे मान लो 4 ब्लॉक था इसका, तो ये ईच मैट्रिसेस ही हैं, है ना। ए आई बी आईज यहाँ पे जो है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर अब जो आपको एलिमेंट्स दिख रहा होगा वो भी एक मैट्रिक्स है। सो इसको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ अगर माइनस लगा दो तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सेम चीज़। मल्टीप्लिकेशन, तोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, तुम यहाँ से लगा लो, एक ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, ये तोड़ लो, इस लो, कितने पार्ट में ब्रेक करना है, ये लो 3 पार्ट हो गया, एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स। कहाँ से जरूरी है? कैसे कैसे चाहते हो पार्टीशन, ऐसा करोगे ये मैट्रिक्स बनाओगे? कैसे ऐसे? क्या चाहते हो कि इसके इसको और इसको एक मैट्रिक्स बनाओ, कैसे चाहते हो? हम्म। हम्म। एक तो तुम्हारा मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता, क्या कहना चाहते हो? तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो बताओ किसका एक से बीच दूँ? हाँ, क्या करना है इसको? हाँ। 8 9 कहाँ, ये रुक जाओ, 5 है ये। हाँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्टीशन है तो उसको पूरा पार्ट करना है, वैसा नहीं करना है आधा अधूरा, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पार्टीशन होगा तो पूरा पार्टीशन होगा, वैसा नहीं। हाँ, तो इस तरह से उस तरफ तक हमें लाइन ड्रॉ करना है। सो ठीक है ना, ये पार्टीशन का मीनिंग है, बाकी अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होगा, बाकी थ्योरी तो इसके बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है उतना कवर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो आपको अभी तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पार्टीशन मैट्रिक्स पे आया भी नहीं है। अगर मैं यहाँ सर्च भी करूँ, अच्छा ये खुला नहीं था ना, तो ड्राइव मुझे खोलना पड़ेगा। तो अच्छा, यहाँ पर ड्राइव का फाइल होगा, ये तो खुला ही है, चलो छोड़ो इसको, ड्राइव देखेंगे अब अगली बार। तो यहाँ से, हाँ, इसके लिए जीमेल खोलना पड़ेगा, छोड़ो। एनीवे, तो जैम ऐसे पेपर में ना डायरेक्ट कोई पार्टीशन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है नहीं, मैं कुछ और वो करवा देता हूँ। बाकी और इसके थ्योरीज तुम पढ़ सकते हो, लेकिन यही है कि इस पे क्वेश्चंस आए नहीं है जैम में अभी तक, और उसका कुछ खास मैं यूज़ करूँगा इसको जब हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ये सब, तो उसमें मैं इसको यूज़ करूँगा, तो उसके लिए हम देखेंगे। फिर भी चेक कर लेता हूँ मेरे को। तो
ना पार्टीशन पे कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बी जीरो हो जाएगा, उसमें क्या ही छूट गया है। बी को जीरो रख लो, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा इसमें, अगर मान लो बी को जीरो कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बाकी सारे डेल्टा जीरो हो जाएंगे, है ना? तो डिपेंड करेगा ए आई और बी आई पे, इसमें कुछ खास तो है नहीं। कहाँ गए हम, इसी में अगर तुम उसको लिख लोगे तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर ए एक्स बराबर ज़ीरो है तो क्या होगा, अगर मैं इसमें सिस्टम, आप ये कहना चाह रहे हो इसमें थ्योरम अगर लिखे, तो वही चीज़ है, बी को तुम जीरो रख लो, थ्योरम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। चलो मान लो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें क्या होगा, पहला पार्ट क्या है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, मतलब डेल्टा नॉन ज़ीरो है, तो क्या होगा, तो यहाँ से डेल्टा अगर, जी, है ना? तो इसमें बस ये है कि तुम्हें देखना है कि वही देखना है कहाँ सुटेबल है। तो जैसे बी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, तो बी ज़ीरो हो जाएगा, चूंकि आप क्या करते हो, ईच डेल्टा आई में बी को रखते हो एज ए कॉलम, तो बी तो ज़ीरो है यहाँ पे, तो ऑल डेल्टा आई ज़ीरो होने की गारंटी हो गई यहाँ पे, तो है ना? तो अगर ये नॉन ज़ीरो है तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था। और यूनिक सॉल्यूशन जो ही मिलेगा, तो इसके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन ऑलवेज है। जीरो सॉल्यूशन का मतलब ईच एक्स आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना? तो जीरो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो तो यहाँ से आएगा ना, जैसे x बराबर जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होगा, बट क्वेश्चन है ओनली सॉल्यूशन होगा या ऑल्सो सॉल्यूशन होगा, ये देखना है आपको। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब x बराबर जीरो इज ओनली सॉल्यूशन, देर इज नो अदर सॉल्यूशन। तो ये मतलब है ना? क्योंकि जो ही आपका डेल्टा नॉन जीरो है, अब बाकी सब तो जीरो आने की गारंटी है, क्योंकि जो भी ये हुआ, तो इसमें जो डेल्टा वन है वो सब जीरो हो जाएगा, जो डेल्टा आई होगा वो सब जीरो होगा, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम लोग डेल्टा वन में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को हटा के बी रखते हैं, डेल्टा टू में सेकेंड कॉलम हटा के बी रखते हैं, एंड सो ऑन डेल्टा एन में nth कॉलम को हटा के बी रखते हैं। तो चूंकि बी जीरो वैक्टर है, तो एक कॉलम अगर जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो होने की गारंटी है, तो इसका मतलब ईच डेल्टा आई यहाँ से जीरो हो गया। तो अगर ये नॉन जीरो है तो x की वैल्यू क्या थी, है ना? तो हमने ये पढ़ा था, एक्स आई की वैल्यू ये थी, तो ये तो डेल्टा आई जीरो है, तो जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना? जीरो वैक्टर जो है, एक्स वैक्टर है, तो जीरो सॉल्यूशन। और दूसरा पार्ट आएगा कि जैसे अब ये वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना? थर्ड पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ पे है कि ए आई अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, चलो डेल्टा ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमने डेल्टा लिया था वो जीरो है, एंड बाकी तो जीरो ही है, लेकिन है ना, बाकी तो जीरो ही है, तो ऑब्वियस है। और हाँ, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए अगर आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, सो ए नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब है, यहाँ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ए में है जो कि नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना? तो ये आपके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर जीरो तो सॉल्यूशन है ही, x इज इक्वल टू जीरो के अलावा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना? तो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब है कि x बराबर जीरो तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है, ओनली सॉल्यूशन यहाँ पे है, x बराबर जीरो इज ऑल्सो सॉल्यूशन, देयर आर इन्फिनिटली मेनी अदर सॉल्यूशन, है ना? तो इसका मतलब है देयर आर इन्फिनिटली अदर सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी अदर सॉल्यूशन देन, समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? तो x बराबर जीरो सॉल्यूशन होगा ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अदर देन x बराबर जीरो, है ना? इन्फिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ऑल्सो होगा नॉन जीरो सोल, क्या नहीं होगा? अरे पागल उगल हो क्या तुम, क्यों एक साथ नहीं होगा? आगे नजी, हाँ जीरो ट्रिपल सॉल्यूशन नहीं देगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो सॉल्यूशन इंक्लूडेड नहीं है। दिमाग में खराब है, अभी मैं बोल रहा हूँ एक्स बराबर जीरो, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो। एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो हमेशा सॉल्यूशन होगा इसमें,
तो क्यों नहीं हो सकता है? x बराबर 0 इज ऑलवेज सॉल्यूशन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तुम एक ऐसा सॉल्यूशन बता दो जहां पे जीरो सॉल्यूशन ना हो। तुम ऐसा होमोजेनियस सिस्टम बताओ मुझे जहां पे जीरो सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो और जीरो सेटिस्फाई ना करे उसको। ये तो बेसिक तुम्हारा फंडामेंटल हिला हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ से कि राइट साइड जब जीरो है तो ऑब्वियसली एक्स बराबर जीरो, जो ईच सॉल्यूशन जीरो पुट करेंगे ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। रट्टा नहीं मारो, थोड़ा दिमाग यूज करो, किताब में जो लिखा उस पे उसके बेस पे नहीं कुछ भी बोलना है, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। और किताब में लिखा सही है, तुम समझ गलत रहे हो एक्चुअली, ये चीज है। ठीक है जी। तो इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, तो यहाँ जीरो सॉल्यूशन तो है ही, साथ में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, ये मतलब है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम में x बराबर जीरो हमेशा सॉल्यूशन है बिना किसी टेंशन के। ax बराबर जीरो हैज ऑलवेज अ जीरो सॉल्यूशन, बिना ये टेंशन लिए कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है, इसके पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि है ना। तो इज ऑल जीरो सॉल्यूशन का मतलब है x बराबर जीरो, तो x को जीरो ले लेंगे तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन तुम लो उसमें, तो ये ऑब्वियस लॉजिक हमारा कह रहा है कि अगर मैं मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर जीरो ले लेता हूँ, x1 मान लो मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना दूँ इसको मैं, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर जीरो है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 बराबर जीरो है। इसके पास है ना, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या जीरो सॉल्यूशन ही है तो होगा ही ना, ऑब्वियसली है क्योंकि तो दिख रहा है आपको। सो है ना, तो इसका मतलब ये है इसके पास कि जीरो सॉल्यूशन तो है ही। सो x इज इक्वल टू जीरो, तो x का मतलब क्या होता है हमारा, जब मैं x लिखता हूँ तो इसका मतलब मेरा ये है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये चीज है ना। एंड इन्फिनाइटली मेनी अदर सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना, इन्फिनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। सो इन्फिनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट, ये है ना। तो ये मैंने लिख दिया सिंपल, एक पहला इक्वेशन उसको 2 टाइम कर दिया, 3 टाइम कर दिया, तो एक ही इक्वेशन 3 बार लिखा हुआ है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना जी। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो डिसाइड कर पाएगा इन्फिनाइट है बट आंसर नहीं निकाल पाएगा। मेनली ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप एक्सप्लिसिटली आंसर इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले हमारे पास क्या तरीका होता था कि ए एक्स बराबर जीरो है और डिटर्मिनेंट एक जो कि डेल्टा नॉन जीरो है, तो एक्स आप या ए एक्स बराबर बी है, तो आप क्या करते हैं ए इनवर्स बी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ए इनवर्स निकालना पड़ता है। ए इनवर्स निकालना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, कि ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, फिर जाकर डिवाइड करो, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अब ये है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना। अब हमने ये देखा कि x निकालने के लिए आपको जो x वैक्टर है, तो क्रैमर रूल कहता है कि जो एक्स आई है वो सिंपल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप x सिंपली बता पाएंगे x1 x2 xn, ये है। तो ये क्रैमर सॉरी ये क्रैमर रूल जो है, क्रैमर्स रूल जो है उसमें सिंपली ये आप यूज़ करेंगे, तो उसमें मेनली इसका यूजफुलनेस तब है। अदरवाइज अगर कहीं ऑप्शन में है डिसाइड करो कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो वैसे ही हम डिसाइड कर सकते हैं जैसे बाकी कर रहे थे। तो अगर चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो हमारे पास 3 तरीके आ गए ना। एक तो था रैंक वाला तरीका था, एक डिटर्मिनेंट और जॉइंट के हेल्प से था, और अभी क्रैमर रूल वाला कि सिर्फ डिटर्मिनेंट इसमें यूज हो रहा है ईच मैट्रिक्स का, है ना। तो वैसा है, बट मेनली तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा इजी होता है, यहाँ बस डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत है, माइनर को फैक्टर नहीं निकालना पड़ता है। और एक तरीके से ये यूनिक सॉल्यूशन होता था, अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेनली यही है।
हाँ नहीं, वो भी स्क्वायर के लिए। हाँ, ये क्रैमर, जो क्रैमर्स रूल है वो भी सिर्फ स्क्वायर के लिए है, और वो एडजॉइंट वाला भी सिर्फ स्क्वायर के लिए है। और वो जो हमारा रैंक वाला था वो इन जनरल सबके लिए है। एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एम इक्वेशंस एन अननोन्स है, तब भी रैंक वाला वैलिड है। लेकिन एम इक्वेशंस एन अननोन्स है तो वो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट वाला वर्क नहीं करेगा, क्रैमर्स वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए है। मतलब एम एन इक्वेशंस और एन अननोन्स के लिए है। तो रैंक वाला तरीका इन जनरल है, वो हेल्पफुल भी है, ईजी रहता है। बाकी जिसको इससे लगता है तो ये सिर्फ ये दोनों मेथड जो है ये सिर्फ स्क्वायर के लिए वैलिड है, एन इक्वेशंस एन अननोन के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस अगर लिखूँ या कुछ डाउट है तो क्या देखता हूँ आगे क्या है, तो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये तो एक्चुअली इसमें पीडीएफ खोलना पड़ेगा मुझे, तो है ना। तो अभी हमने बस बेसिक इसका हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इसको मैं आगे एक बार वो करता हूँ। जैसे हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं ना, इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल तो दिया भी नहीं है, पता नहीं क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ वही है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। यूज ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग सॉल्यूशन, क्रैमर्स रूल, कैरेक्टरिस्टिक। अब ये वाला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, है ना। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब है आइगन वैल्यू, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स का मतलब है आइगन वेक्टर्स, ठीक है ना। तो जनरली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लिखा रहता है, यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक रूट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिखा। प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज, और बाद में है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करता हूँ, अभी जिनके डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैं एक मिनट, या मैं क्वेश्चन खोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट अभी रह गया है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट रह गया, वेक्टर स्पेस यहाँ तक, है ना, ये वाला पार्ट रह गया है। तो ऊपर के दो लाइनें, नीचे की दो लाइनें भी रह गई हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मुझे लगता है 2 क्लास यहाँ लगा लो, 2 क्लास यहाँ, 4 क्लासेस लगेंगे अभी। सो इससे हो जाएगा 4 क्लासेस, ठीक है। तो अभी जिनके डाउट्स, जिन लोगों ने प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है अगर इस सेक्शन से, तो आप डाउट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। या मैं पीडीएफ खोलता हूँ, 2 मिनट टाइम दो, तो इसको मैं ओपन करता हूँ जब तक, तो तुम क्वेश्चन देख लो अगर सॉल्व किए हो तो, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ इसमें।